ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कब कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो देखो एक सिचुएशन मिलती है आगे जाके, यहाँ मान लो 1 1 1 हो, या इससे पहले कुछ भी रहा हो, अगर वो तीनों सेम हो। मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम की बात कर रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा कंफ्यूजन तुम्हारा दूर कर देगा कि कब जाके हमें एक्सपैंड कर देना पड़ेगा या कब हमें और सिंप्लीफाई करना चाहिए आगे। तो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचोगे जहां पे या तो ये सिचुएशन रहे या फिर ये सिचुएशन रहे, मतलब पहली रो के सारे एलिमेंट्स 1 हो और दूसरा सिचुएशन पहली कॉलम के सारे एलिमेंट 1 हो। तो ऐसा हो सकता है ये 1 तुम कैसे लेकर आए हो, इसके ऊपर यानी इसके ऊपर वाले स्टेप पे कुछ ऐसा रहा हो, ए बी और ए बी, तो ए बी कॉमन कर लिया हो, तो यहां से ए बी बाहर आ गया और ये 1 1 1 बच गया। या फिर कॉलम में भी कुछ सेम नंबर रहा हो, जैसे मान लो तीनों में क्या रहा हो, ए प्लस बी प्लस सी रहा हो, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां भी ए प्लस बी प्लस सी, आगे नो डाउट और भी एलिमेंट्स हो, तो इसमें तुमने ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिया, तब तुमको मिल गई ये सिचुएशन। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे एक्सपैंड करना तुमको बस अगला ही स्टेप है। इसके बाद तुमको बस एक्सपैंड करना है, एक ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन है वो सुनो। तुम्हें एक रो में या एक कॉलम में, कोई सा भी रो हो सकती है, ये R1 R2 R3 कहीं भी हो सकता है, C1 C2 C3 कहीं भी हो सकता है। तुम्हें क्या करना है, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 2 जीरोस करने हैं, बस तीनों जीरोस नहीं करने हैं, ठीक है। तो किसी भी 2 रो को चेंज करके ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर है कॉम्प्लिकेटेड सा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सारे जीरो नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से नंबर लिखे हैं। तो इसमें तुम क्या करोगे, रो वाले एलिमेंट में जीरो करना है ना, रो वाले एलिमेंट्स में जीरो करना है। तो ये जीरो कैसे होगा, कॉलम के ऑपरेशन से जीरो होगा। यहाँ पे किसी सर्टेन कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से माइनस करोगे तब जीरो आएगा। ध्यान से सुनो, रो के एलिमेंट को अगर तुम्हें मान लो यहाँ पे तुम्हारा टारगेट है इन दोनों को जीरो करना चाहते हो, तो रो के एलिमेंट्स को जीरो करना चाहते हो, तो यहाँ पे तुमको C2 को चेंज करना पड़ेगा, C2 माइनस C3 कुछ ऐसा, और C3 हाँ को सर चेंज ऐसे ही करना किया पड़ेगा था। C3 माइनस। तो रो के एलिमेंट में जीरो लाना है तो कॉलम ऑपरेशन लगेगा। यहाँ कॉलम को चेंज करना है, मान लो तुम्हें इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तो कॉलम को चेंज करना है, यहाँ पे तुम्हारा रो ऑपरेशन लगेगा, R2 माइनस R3, या R3 की जगह R2 माइनस 2 R1, कुछ भी, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है। तो जब तुमको ऐसा मिल जाएगा, इसके बाद तुम्हारा सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर पहला कॉलम तुमने, पहला रो तुमने चेंज नहीं किया, ये दोनों 0 0 हो गए। अब इसके बाद तुमको एक्सपैंड करने से कोई नहीं रोक सकता, एक सेकंड भी टाइम ना लगाओ कि अब एक्सपैंड करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे आंख बंद करके एक्सपैंड करो सीधा। किस रो के अलोंग, तो इसमें एक्सपैंड करोगे अलोंग R1, और इसमें किसके अलोंग, तो अलोंग C1। यस। ये ध्यान रखोगे, अंदर का एलिमेंट कई बार ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो बच्चों को लगता है कि अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी और सिंप्लीफाई करना चाहिए। नहीं, वो टाइम आ चुका है जब हमको एक्सपैंड करना चाहिए। किसी भी एक रो में अगर 2 जीरो है, या किसी भी एक कॉलम में अगर 2 जीरोस हैं, तो तुम वहां पे एक्सपैंड कर लो, एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि हम उस रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे या उस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे जिसमें 2 जीरोस एटलीस्ट हो। हाँ, अब कोई ये ना करे कि एक 0 मिल गया और एक 1 मिला, मान लो 0 नहीं मिला कुछ और मिला, तो इस रो के अलोंग एक्सपैंड कर लेंगे तो ये कट जाएगा, इसके अलोंग एक्सपैंड नहीं करना है। जब तक 2 जीरोस किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में नहीं मिलता है, हमको एक्सपैंड नहीं करना है। और ऐसा सिचुएशन अगर हमको मिल जाए, उसके बाद थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक्सपैंड सीधा करना है। ओके, सीधे एक्सपैंड करना है। सबको क्लियर ये हो जो गया 9th मैंने बताया? यस सर। कुछ नोट करना है इसमें से? कर लिया सर, माइंड में नोट हो गया ना? चलो क्वेश्चन नंबर Yes, 9 सर से हम 9th शुरू। हो गया, इससे हो गया 9th, आपने जो पक्का? बताया ना। हाँ, हाँ 9th में यही। अभी अभी बैठ के किया मैंने, अच्छा, मतलब मेरी बात नहीं सुन रहे थे? मतलब सुन लिया था आपकी बात, मैंने कहा अच्छा वो आप कर सकते हैं सॉल्व डिटर्मिनेंट, तो फिर मैंने जब सॉल्व किया तो मैंने कहा तब तो हो ही जाएगा वो। मैं और ऐसा देखो, हुआ था कि हाँ इतना हाँ अजीब ठीक सा आ है, रहा है तो सॉल्व करूँ नहीं करूँगा। अरे तुमने तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, देखो ये R1 है, ये हमारा C1 है। सुनो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ,
जब भी ऐसा मिल जाता है ना 111 या 111, उसके बाद ये स्टेप याद रखना, तुम्हें 2 जीरोस बहुत इजीली मिल जाते हैं, इसमें भी तुमको 2 जीरोस बहुत इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी ना एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 10th का फर्स्ट पार्ट। 10th का फर्स्ट पार्ट कराना है कि नहीं कराना है? नहीं। पक्का? अंजलि, हाँ जी। ऐश्वर्या? नहीं सर। ठीक है, 11th का फर्स्ट पार्ट, 10th का सेकंड पार्ट भी है, पहले 10th का सेकंड पार्ट बताओ। हाँ सर एक बार मुझे बस मेथड देखना है कि मैंने सही करा है। तो 10th का सेकंड पार्ट कर ले। यस सर। चलो 10th का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट। तो जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, देखो ध्यान से, ये है y प्लस के और y प्लस वाई, y प्लस के, फिर यहाँ है y और यहाँ है y, फिर यहाँ भी है y, यहाँ भी y। अच्छा, मतलब डायगोनल एलिमेंट y प्लस के और बाकी सारे y, यहाँ पे 2x। तो फर्स्ट वाले में ऐसे ही था, x प्लस 4 था डायगोनल में। ये 2x है क्या? नहीं, ये तो y है ना, नहीं सर y। मेरे में एरर है। और ये भी y प्लस के, इसको प्रूफ करना है 5x, नहीं, क्या प्रूफ करना है इसको? स्क्वायर ब्रैकेट में 3y प्लस k स्क्वायर इंटू 3k 3y प्लस के। यस। चलो देखो कैसे होगा। सबसे पहली चीज, वही टारगेट है हमारा, पहली रो या पहला कॉलम, इसके सारे एलिमेंट 1 1 1 करने हैं। तो एक बार कॉलम के सारे एलिमेंट्स ऐड करो, तीनों कॉलम के ऐड करके देखो क्या आता है। कॉलम के सारे एलिमेंट्स ऐड करो तो 3y प्लस के, C1 के सारे एलिमेंट को माइंड में चल रहा है मेरे, ठीक है, इसके लिए कॉपी पेन पे जाने की जरूरत नहीं है। तो C1 के सारे एलिमेंट को ऐड करके सोचो ये क्या मिल रहा है, 3y प्लस के मिल रहा है। इसमें भी सेम मिल रहा है क्या? इसमें भी सेम मिल रहा है। तो अगर इन तीनों एलिमेंट्स को हम ऐड कर लें तो हमको 3y प्लस के मिल रहा है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, मेथड 1, इन तीनों को ऐड करने के लिए R1 की जगह पे, क्योंकि ये तीनों किस में, R1 के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, तो R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3, ये काम कर सकते हैं हम लोग। या फिर मेथड 2, ये भी मेरे माइंड में आ सकता है कि क्या रो के एलिमेंट भी सेम रिजल्ट दे रहे हैं, तो 3y प्लस के यहां से भी मिल रहा है, यहां से भी, यहां से भी, तो ये भी मैं कर सकता हूं और ये वाला भी कर सकता हूं। मेथड 2 में क्या करेंगे, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट चेंज करके C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा लिख सकते हैं। तो स्टार्ट के लिए 2 है हमारे पास, ये अगर करोगे तो रो 1 के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट ऑफ रो 1 विल बी क्या, 3y प्लस के, इक्वल हो जाएंगे कहने का मतलब। और ऐसा करने से एलिमेंट्स ऑफ C1 विल बी इक्वल, दैट इज दे विल बी 3y प्लस के। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ऐसे ना पहला स्टेप, पहला कदम जो है वो हम ऐसे ही निकालते हैं। इसके सारे एलिमेंट्स ऐड करके देखो, इसके सारे एलिमेंट्स ऐड करके देखो। अगर तुमको माइंड में तुम्हारे फाइनल रिजल्ट है कि भाई मुझे ये करना है या फिर मुझे ये करना है, अगर ऐसा सिचुएशन तुम बना पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी है। और कई बार ऐसा नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इनमें से कौन सा करें हम लोग, बताओ, ये वाला करें या फिर ये वाला करें? फर्स्ट वाला करें। देखो मेरी एक पर्सनल सजेशन है कि अगर मैं ये फर्स्ट वाला कर रहा हूं, तुमको आज ही क्लास जब खत्म होगी तो ये घर पे करके देखना है, क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, क्वेश्चन के एप्लीकेशन तुम्हारे तभी पकड़ में आएंगे। एक क्वेश्चन बस कर लिया, ये क्वेश्चन तुमको करने आ गया तो क्वेश्चन सीखोगे नहीं, उसको घुमा के दे देगा, तुम भी घूम जाओगे। तो ये वाला फिर घर पे करना। चलो इस वाले से हम चलते हैं आगे। तो रो 1 R1 के सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया 3y प्लस के, ये भी 3y प्लस के और ये भी 3y प्लस के। बाकी सारे एलिमेंट्स में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो ये y y y प्लस के, y y और y प्लस के। उसके बाद 3y प्लस के फर्स्ट रो से कॉमन कर लो, तो 3y प्लस के कॉमन करके आ गया, देखो 1 1 1 y y प्लस के, y y, ये y और ये y प्लस के। यहां तक कोई समस्या नहीं है? आगे देखो, अब ये 3 1 मिल गया हमको,
अब मान लिया हमको इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है, तो कैसे जीरो करोगे देखो। अब क्या करो, इस सी, देखो रो के एलिमेंट्स को जीरो करना है तो कॉलम ऑपरेशन लगेगा, ये माइंड में दिमाग में बिठा लो। तो C2 में पहला एलिमेंट है 1, C2 की जगह पे C2 में से C3 माइनस कर लो। तो सर तुमको इसका ख्याल रखना, ये जीरो हो जाएगा ऐसा करने से। और C3 का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब इसको जीरो करना है तुम, बाकी एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी कॉलम के एलिमेंट्स का क्या होगा, इन एलिमेंट्स का क्या होगा उसको छोड़ दो, हमें उनसे मतलब ही नहीं है, हमें ऊपर C3 माइनस C1 कर देंगे। C3 माइनस C1 कर सकते हो या C3 माइनस C2 भी कर सकते हो। अप्लाई करो, बाहर जो कॉमन है उसको मत भूल जाना, 3y प्लस k। C2 और C3 में चेंज हो रहा है, सबसे पहले C1 को पूरा पूरा लिख लो ताकि गलती से भी वो चेंज ना कर ले। C2 और C3 में चेंज हो रहा है, C1 को पूरा पूरा कॉपी कर लो। अब यहां देखो, फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया 0, y प्लस k माइनस y, ये हो गया k, y माइनस ऑफ y प्लस k। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये माइनस वाले चक्कर में नहीं पड़ते। अगर C3 में से तुम, अच्छा पहले हम ये कर रहे हैं ना, C2 में से C3 माइनस कर रहे हैं, ओके चलो कोई बात नहीं, इसका कोई चक्कर सर नहीं। माइनस तो आएगा भी, आप चाहे कोई आएगा आएगा, हाँ वही मैं देख रहा हूँ। फर्स्ट वाले में कर लिया तब भी आ रहा माइनस। कोई नहीं, माइनस से क्या डरना, क्लास 12th में है। ये माइनस के हो गया, y माइनस के, तो माइनस के हो गया। अब करेंगे C3 में से C1 माइनस, तो ये 1 माइनस 1 0, y माइनस y 0, और ये हो गया y प्लस k माइनस y, तो ये हो गया k। यहां तक बोलो, कोई समस्या नहीं है। जब भी एक्सपैंड करोगे तो मेंशन करोगे, अब भैया हम एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग, किसके अलोंग, R1 के अलोंग, C3 में भी कर सकते हो, R1 करो चलो। तो ये हो गया 3y प्लस k। एक्सपैंड करने के बाद को फैक्टर निकालना है, तो फर्स्ट और फर्स्ट तो पॉजिटिव रहेगा 1 का पावर, ये 1 वाला काट दो, इसकी जो डिटर्मिनेंट है वो लिख लो पहले। ये सब ना देखो, यहाँ पे तुम सीधे आंसर लिख सकते हो, बट थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाता है। तो ये सब किया करो, स्टेप्स बनाया करो। उसके बाद क्या करोगे, k स्क्वायर माइनस 0, ये हो गया k स्क्वायर माइनस 0, तो आंसर कितना मिल गया, k स्क्वायर 3y प्लस k। यही हमारा RHS था। तो इसको कॉपी करो जल्दी से। सर एक बार फर्स्ट रो पे करना, फर्स्ट रो के क्या मतलब, फर्स्ट कॉलम पे करना जरा, ये वाला C1 को C1 माइनस C2 करना, C1 को C1 माइनस C2, ओके। क्या ऑपरेशन है तुम्हारा, C1 को C1 माइनस C2, और बस एक पहले ये वाला करो, एक C1 को चेंज करोगे C1 माइनस C2, ओके। तो 1 माइनस 1 0, y और ये 0, नहीं y नहीं k, y के साथ माइनस के, हाँ माइनस k क्यों, y माइनस k, नहीं ठीक तो है, C1 माइनस माइनस k, हाँ। और हाँ, तो अब इसको एक्सपैंड कर देना ऐसे, या 2 0 साथ में होने चाहिए। नहीं साथ में क्यों, C1 के कोई भी 2 एलिमेंट 0 होने चाहिए, इसके अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो। हाँ बट इसके अलोंग एक्सपैंड करोगे तो को फैक्टर तुम्हारा माइनस देगा आगे, ये ध्यान रखना। मेरा minus मेरा और तो kx आ रहा है। नहीं, अगर तुम C2 में मतलब C1 के अलोंग एक्सपैंड करोगे और सेकंड एलिमेंट 0 नहीं है, तो क्या करोगे, ये -1 का पावर, ये कौन सा कॉलम है, अच्छा वो को फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो उसमें -1 का पावर i + j होता है ना, 2 + 1 का पावर -3, तो एक माइनस पहले से आएगा, और ये -k खुद है। हाँ तभी आ रहा है माइनस में। इसीलिए ना हम लोग कोशिश ये करते हैं कि तो पहला रो का एलिमेंट या पहला कॉलम का एलिमेंट इसी के अलोंग, मतलब बाकी दोनों को 0 कर लो, ये ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि माइनस प्लस का चक्कर नहीं रहता है। ओके ठीक है, तो C1 को छोड़ दिया करो हर समय और R1 को छोड़ दिया करो हर समय, जब भी माइनस कर रहे हो ना, तो C1 R1 देखना, मतलब किसी भी बुक में करोगे ना, किसी भी बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो वो C1 को कभी भी टच नहीं करते हैं, R1 को कभी भी टच नहीं करते हैं। एक्सपैंड करने के लिए यही रो यही कॉलम यूज करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट माइनस का चक्कर नहीं होता है, और बाकी दोनों को 0 करते हैं। ओके इसको 0 नहीं करेंगे, इसको मान लिया 5 ले लेंगे और इन दोनों को 0 करेंगे। वो एक्चुअली एक ही उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में आ जा रहे थे ना 2 zeros, तो हाँ कोई नहीं, वो तो लाने की कोई टेंशन नहीं है। देखो इसके अलोंग भी करके आंसर आ जाएगा, बट एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा, वो संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे हाँ एग्जाम। वो ध्यान रखना पड़ेगा, वो गलती हो जाती फिर।
तो ये है पूरा। प्रूविंग वाले में तो पता लग जाता है, वैसे नहीं लगेगा। हाँ, वैल्यू निकालने में फंस जाते हैं क्योंकि वहां हमको पता नहीं चलता है सही है कि गलत है। ठीक है सर, ओके चले आगे। चलो। ठीक है, तो 11th का फर्स्ट पार्ट, 11th का फर्स्ट पार्ट जो डिटर्मिनेंट है वो a माइनस बी माइनस सी, फिर ये है 2a और ये भी सेम है 2a, ये है 2b, ये है 2c, फिर b माइनस सी माइनस a और ये है 2c, 2a के बाद 2b, c माइनस a माइनस b। इसको प्रूव कितना करना है? इसको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। चलो देखो, फिर से वही काम करेंगे। स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे कि कॉलम के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके देखेंगे या रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके देखेंगे सेम मिलता है कि नहीं। तो पहले R1 मतलब R1 R2 R3 ऐड करके देखो। चलो इन दोनों को, इन तीनों को ऐड करके देखो। मैं एरो बनाता हूं। नहीं मिलेगा शायद। इन तीनों को ऐड करके देखो क्या मिलता है। तो a माइनस बी माइनस सी 5a माइनस प्लस 2a प्लस 2a, ये कितना हो गया? 5a माइनस b माइनस c माइनस बी माइनस सी। इस वाले में भी चेक कर लो, ये मिलता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा काम करेंगे। तो इसमें b मिलेगा 5b माइनस a माइनस सी, तो रो वाला नहीं काम कर रहा है। अच्छा, अब इनको चेक करो, कॉलम का सम। तो कॉलम का सम कितना होगा? a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, तो ये a प्लस बी प्लस सी। C1 को ये रिजल्ट दे देगा। C2 का सम चेक करो, इसका सम, तो वो भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, दिख रहा है ना। और C3 में भी a प्लस बी प्लस सी। बोलो भाई। यस सर। इन तीनों कॉलम्स का सम सर बी प्लस। हाँ समझ गया। तो कॉलम में सम आ रहा है इतना, मतलब हमको रो ऑपरेशन लगाना है। तो पहला ऑपरेशन वही होगा कि तीनों एलिमेंट्स को ऐड करना। तो सबसे पहला ऑपरेशन लगाते हैं, R1 को चेंज करो, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो, तो इन तीनों को ऐड करके ऊपर लिख दिया वो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि R1 के सारे एलिमेंट बदल जाएंगे। चाहो तो R2 R3 सबसे पहले कॉपी कर लो, क्योंकि उसमें कोई चेंज हम गलती से भी ना कर लें। और इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी। तो बस अब तो आंसर आने वाला है। क्या करोगे? a प्लस बी प्लस सी कॉमन, कॉमन करने के बाद यहां लिखो ये 1 1 1, फिर 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब दो जीरोस करने हैं, किसको किसको करने हैं? इस वाले को जीरो करना है और इस वाले को जीरो करना है। चलो, तो ये रो का एलिमेंट जीरो करना है, हमें कॉलम ऑपरेशन फिर से लगाना है, कॉलम ऑपरेशन लगाना है। तो C2 को चेंज करेंगे, कैसे? C2 माइनस C3 ऐसा लिख दें, और C3 की जगह पे C3 माइनस C1 या C2 जैसी मर्जी, क्योंकि तीनों ही जीरो है स्टार्ट के। अब देखो, a प्लस बी प्लस सी, C1 में कोई चेंज नहीं है तो C1 सबसे पहले लिख दो। C2 के सारे एलिमेंट चेंज होंगे C3 के एलिमेंट से माइनस करके, तो 1 माइनस 1 0, दिस माइनस 2b, तो ये बनेगा माइनस कॉमन करके a प्लस बी प्लस सी। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। और 2c में से ये माइनस करके ऐसे लिखो 2c माइनस c प्लस a प्लस b, तो ये a प्लस बी प्लस सी। ओके ओके। यस सर। डिटर्मिनेंट में मैट्रिसेस में यहाँ राइट साइड में ना रफ वाले शीट बना लिया करो, रफ पेजेस की जरूरत बहुत पड़ेगी। घर पे बैठ के करोगे ना तो माइंड चल जाएगा, बट एग्जाम में इतना माइंड नहीं चलता है। एग्जाम में तो हम ये भी सोचते हैं कि अरे 2 प्लस 38 ये 26 होता है कि नहीं, इसको भी हम रफ में चेक करने जाते हैं, क्योंकि वहां पे हम 0.1 का मिस्टेक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी तो हम बड़े बड़े कैलकुलेशन माइंड में कर लेंगे, घर पे बैठ के ये फायदा होता है, नर्वसनेस नाम की चीज होती नहीं है। बट एग्जाम में ना इतना छोटा छोटा बातों पे बहुत डर लगता है कि क्या पता ये गलत है, बार बार दिमाग वही जाता है। तो रफ शीट हमेशा रेडी रखा करो। अब C3 की जगह C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b ये भी 0, और दिस माइनस 2c, तो c माइनस a माइनस b माइनस 2c।
ये भी देखो माइनस कॉमन करके ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां लिख दिया माइनस कॉमन करके ए प्लस बी प्लस सी, 2 जीरोस मिल गया, बस हो गया काम हमारा। किसके अलोंग एक्सपैंड करेंगे, या तो C3 के अलोंग या फिर R1 के अलोंग, आगे लिख दोगे एक्सपैंडिंग अलोंग R1। चलो तो A प्लस बी प्लस सी, आगे लिखोगे 1 और उसकी जो डिटर्मिनेंट है वो बना लोगे, ऐसे क्रॉस कर लोगे माइंड में। डिटर्मिनेंट इसका बना माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 0, यहां बना a प्लस बी प्लस सी और यहां बना माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट इक्वल टू के बाद, तो ये देखो a प्लस बी प्लस सी, अब इसमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों माइनस में है तो वो हो जाएगा प्लस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 0, 0 इंटू दिस तो 0। कितना आंसर आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये हमारा RHS। बोलो क्लियर। यस सर। तो इतना इजी है डिटर्मिनेंट, लेकिन तुम्हें बस क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस करने का सर टाइम। इसमें जब भी कोई डिटर्मिनेंट करे तो हम यही करें ना कि कॉलम और रो ऐड करके देखें, तो हाँ, पहला काम याद स्टार्ट होगा। वहीं से करो। हाँ हाँ बिल्कुल, स्टार्ट वहीं से और करो, अगर सम कांस्टेंट है तो, और नहीं है तो फिर कुछ और सोचेंगे, नहीं है तो फिर कुछ और रास्ता निकालेंगे, बट पहला काम स्टार्ट यहीं से करो। तीनों एलिमेंट को रो के और कॉलम के ऐड करके देखो सेम रिजल्ट आता है कि नहीं। जल्दी कॉपी करके इन्फॉर्म करो। सर हो गया। चलो तो 11th का सेकंड क्वेश्चन है, 11th का सेकंड, x प्लस वाई प्लस 2z, यहां पे है अपना x और y, फिर है z, z y प्लस z प्लस 2x, नीचे है z सॉरी x, X फिर यहाँ है अपना y और x प्लस z प्लस 2y, तो z प्लस x प्लस 2y, इसको प्रूव करना है ट्वाइस x प्लस y प्लस z का होल क्यूब। चलो क्या करें बताओ, सोचो। सर रो या कॉलम ऐड करें। रो या कॉलम, कोई सा भी कॉलम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा। जैसे इन तीनों का नहीं सम, सर, हम सिर्फ रो ऐड कर सकते हैं। सिर्फ रो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का सम चेक करो, x प्लस y हाँ, प्लस, x प्लस y प्लस 4z आ रहा है। 2y प्लस 2z आ जाएगा। हाँ हाँ, वो वाला करेंगे। ध्यान ये रखना है, हमें रो को ऐड करना है, तीनों रो के एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो रो के एलिमेंट ऐड करना है मतलब कॉलम ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। तो ओके, C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 यही से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 1 1 1 मिल जाएगा, और तुम उसके बाद सॉल्व करके दिखाओगे, ठीक है। मैं लास्ट तक इसको नहीं करूंगा, सिर्फ ये वाला करके मैं दिखा देता हूँ, समझो अच्छे से। तो C1 के सारे एलिमेंट्स चेंज होंगे, मैं बोलता हूं सबसे पहले C2 लिख लो, क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकते, y z प्लस x प्लस 2y। अब चलो C1 के एलिमेंट्स चेंज करें, तो C1 के एलिमेंट जब चेंज करेंगे तो कैसे मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x प्लस वाई, तो 2 कॉमन कर लेंगे ना, 2 कॉमन करके, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां से भी 2 कॉमन करके, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से भी 2 कॉमन करके, बस ये मैं लास्ट लाइन लिख रहा हूं, इसके बाद तुम्हें इसको अपने अंजाम तक पहुंचाना है और फिर मुझे बताना है किसका किसका हो गया। ये 1 ओके, 1 ये 1, हाँ कुछ कुछ तो करो, क्योंकि हर चीज मैं कर दूंगा ना फिर सीखोगे नहीं। ये x, ये y और ये z प्लस x प्लस 2y। ध्यान रखना कि जब 2 जीरोस मिल जाए तो उसके बाद एक्सपैंड कर देना। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट,
इस वाले को कोशिश करना इस वाले को ना छेड़ें, मतलब हम 0 इस वाले में करें और इस वाले में करें, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। चलो शुरू करो। ईमानदारी से जिसको रिजल्ट मिल जाएगा वही बताएगा, अगर किसी को नहीं मिलता है तो मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सबका हो गया क्या? यस सर। यस सर। सर चलो तो क्वेश्चन नंबर 12, ये शायद मैं पूरा पूरा दे दूं करने के लिए अभी। हाँ मैं पूरा पूरा करने को देता हूँ। डू इट अभी 5 मिनट्स, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, चलो करके दिखाओ। 5 मिनट्स का टाइम। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वैसे मैं चाहता तो नहीं हूं इसको सॉल्व करूं, मुझे उम्मीद है पूरी कर लोगे। 12th में है 1x x स्क्वायर x 1 x स्क्वायर x और 1, इसको प्रूफ करना है। 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। फाइव मिनट्स। अभी कभी हो गया? 2 सेकंड सर, सिंपलीफाई कर रहा हूँ बस मैं। 1 1 1 मिल गया है? हाँ 1 1 क्या 0 0 भी हो गया। अरे वाह, डिटरमिनेंट क्या सॉल्व यस कर सर। रहा हूँ। ऐश्वर्या? सर बस इक्वेशन होगी, बस बस एक सेकंड। अच्छा ये ना वाले जिससे दो हो रहे हैं जीरो। क्वेश्चन अब। हाँ, तो ये बहुत मजेदार ट्रिक है और बहुत इफेक्टिव है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में लग जाती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ सब में लग जाएगा, तो बाकी सबके लिए और भी रास्ते हैं, बट ये सबसे पहले चेक किया करो। आ गया सर आंसर। गुड। चलो तो 13 पे चले। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जिसमें ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा। अब सारे क्वेश्चन ऐसे थोड़े ना होंगे, एप्लीकेशन भी वर्ड होता है, तो अब हमको चीजों को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन 13 लिखते हैं। 13 में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 2ab, फिर माइनस 2b, उसके बाद 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद 2a, फिर 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको बनाना है कितना? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। यहां पे जरा ऐड करके देखो, रो को ऐड करो, कोई मतलब ही नहीं है ऐड सब्ट्रैक्ट करने का, इसमें वो रूल नहीं लग रहा है। तो जिस क्वेश्चन में ऐसा होता हो कि तीनों रोज के एलिमेंट या तीनों कॉलम के एलिमेंट्स ऐड करके सेम रिजल्ट नहीं आता हो, उन क्वेश्चन को जनरली बच्चे थोड़ा सा टफ मानते हैं। ओके, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इसमें माइंड ज्यादा लगता है, बट टफ नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये भी हो जाएंगे। अब क्या इसमें हमारी स्ट्रेटेजी रहती है? हमारी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैक्सिमम एलिमेंट्स को जीरो करना है। कोई भी रो कोई भी कॉलम हम नहीं देखते हैं। 9 एलिमेंट्स हैं टोटल, इन 9 है, मतलब 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट है, तो 9 एलिमेंट्स हैं टोटल। इन 9 में से मैक्सिमम को जीरो कैसे कर सकते हैं वो देखना है। ओके, इन 9 में से एक साथ सब पे भिड़ जाओ। पहले क्या था, सिर्फ रो का जीरो करते थे या कॉलम के 2 एलिमेंट जीरो करते थे। अब इस वाले में, ऐसे क्वेश्चंस में हम मैक्सिमम जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, ऑप्शन ज्यादा है, ठीक है। तो ये और अच्छी बात है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। चलो तो इसको समझो अच्छे से, थोड़ा सा विचार करें। देखो, इतने बड़े को जीरो करना थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट रो 1 का पहला एलिमेंट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस वाले को जीरो करना थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे छोटा कौन सा लग रहा है? ये 2b, इसको जीरो करना सबसे पहले इजी है। ओके, या फिर इसको भी एक हद तक जीरो करना पॉसिबल है। क्या करोगे? देखो, सोचो, सारे एलिमेंट्स हमारे पास फ्री हैं, मैं जिन 2 एलिमेंट्स को मार्क कर रहा हूं उनको बस देखो। ये देखो, ये 2ab है और ये हमारा 2a है। सोचो, इस वाले में अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर लूं, b से मल्टीप्लाई कर लूं और यहां से माइनस कर लूं, तो ये एलिमेंट जीरो,
बोलो बोलो भाई, अरे क्या हो गया? हेलो। हाँ, आवाज आई मेरी? यस सर, यस सर। मैं ये बोल रहा हूं, इन तीनों में से 2b को अगर जीरो करना है, 2ab को जीरो करना है, 2ab के सामने वाला 2a है, इसलिए मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। जिस तरीके से मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उसका इस 2b से कोई रिलेशन नहीं है। उसी तरीके से ये 2b है तो वैसे छोटा, बट इसका रिलेशन इसके साथ है, वो देखो, उसमें तो कोई हाथ डालना नहीं चाहेगा। हाँ सर, बी से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हाँ, हैं। तो जो शरीफ है ये दोनों छोटे छोटे, इनको सोचो पहले। 2ab में से इसमें b मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस, माइनस एक एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा। एक एलिमेंट के लिए भी हम ऑपरेशन लगाएंगे, ऐसा मत सोचना कि एक एलिमेंट के लिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला ना 9 एलिमेंट्स फ्री हैं, मैक्सिमम हमको जीरो करना है। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम C1 की जगह पे C1 में से माइनस कर रहे हैं B टाइम्स C3 करके। सिर्फ इसके लिए, सिर्फ इस एलिमेंट के लिए हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। और कुछ सोचो, देखो इसमें भी कर सकते हैं कुछ, इस वाले में भी, जैसे ये 2ab है और ये है 2b, तो सेकंड कॉलम को क्या करें, सेकंड ये माइनस है ना, देख रहे हो माइनस है, ये माइनस है, तो इसमें ऐड कर देंगे हाँ फिर। a से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। हाँ, a ऐड करेंगे प्लस a टाइम्स C3। बोलो बात समझ आई इतनी? यस सर। और ऐसा क्यों किया वो भी लॉजिक समझ आ रहा है, कहाँ पे माइनस लिखा है कहाँ पे प्लस लिखा है। चलो, तो C1 में चेंज होगा और C2 में चेंज होगा। पहले C3 को ऐसे लिख लो, 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब करो, थोड़ा सा रफ वर्क इसमें चाहिए होगा। तो C1 की जगह पे C2 माइनस b C3। देखो C1 का पहला एलिमेंट 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें से क्या करना है, माइनस करना है b इंटू माइनस 2b। बोलो ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2ab में से ये कट के जीरो ही हो गया। इसमें से देखो थर्ड एलिमेंट 2b, इसमें से माइनस करेंगे b इंटू 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो रहा है 2b माइनस b माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर b और प्लस का b क्यूब। ये दोनों तो लाइक टर्म्स हो गए, लाइक टर्म से b मतलब दोनों का सम हो गया b प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। इनमें से b कॉमन है, b कॉमन करके 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक काम करने जाओ ना, अगर अच्छे डायरेक्शन में जाओ तो ऊपर वाला मदद करता है। इस रो में देखो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन है, इस कॉलम में, सॉरी। यस और नो? हाँ। तो Yes. एक काम अच्छा करो, सही डायरेक्शन में अगर जाओ तो रास्ता अपने आप निकल ही जाता है। कॉलम 1 हो गया। अब कॉलम 2 में देखो, कॉलम 2 में सारे एलिमेंट को चेंज करोगे तो पहला वाला तो जीरो लिख दे, ये तो जीरो है। इधर से देखो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से माइनस नहीं ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, a इंटू 2a। तो ये भी हो गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे वाह, क्या पता इसमें से भी कॉमन आ जाए वही चीज। जीरो में तो कुछ भी कॉमन आ जाएगा, बस ये वाला देखना है अभी। चलो, माइनस 2a में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, a टाइम्स 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन गया माइनस का 2a प्लस a माइनस a क्यूब माइनस a b स्क्वायर। प्लस माइनस सही से, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का a माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नहीं है, a b स्क्वायर है माइनस a क्यूब है, इसमें से माइनस a कॉमन। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे बढ़िया क्या होगा, इतना कॉमन हो गया सब कुछ। अब देखो यहाँ पे पहले रो में से नहीं, पहले कॉलम में से, पहले कॉलम में से क्या कॉमन कर रहे हैं, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही चीज दूसरे कॉलम में भी कॉमन है, जब कॉमन करके बाहर निकालोगे तो स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर समझ में आया, बोलो। यस सर। यहाँ में लिख देता हूँ, टेकन एग्जाम में लिखा करो ये सब, ठीक है ना। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टेकन दिस
कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, दोनों में से कॉमन क्यों, इसलिए स्क्वायर मिला है। आगे देखो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा b, यहां 0, यहां 1, यहां -a, यहां बचेगा -2b, यहां 2a, और यहां 1 - a² - b²। काफी कुछ हमने कर लिया है। अब एक काम कर लें, दो रास्ते यहाँ पे हमारे पास खुल जाते हैं, दो रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता ये है कि इस वाले को 0 कर लो, ये तुम्हारा मेथड 1 रहेगा। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि इस वाले को 0 कर लो। तो यहां से हमारे पास दो रास्ते खुल जाते हैं। ओके, यहां से हमारे पास दो रास्ते खुल जाते हैं। मैं मेथड 2 करवाता हूं। मेथड 1 तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये सब ना जरूर करना घर पे, वरना फिर सब मेरा इतना मेहनत करना बेकार हो जाएगा। मेथड 2 में इस वाले को 0 करना है। कैसे 0 करोगे, देखो उसके ऊपर 1 बैठा हुआ है, तो इस वाले को 0 करना है ना। अब क्या करोगे, R3 की जगह पे, बस देखना, हमें सिर्फ इससे मतलब है, इन दोनों से क्या होगा कुछ नहीं करना है हमको, हमको सिर्फ यहाँ पे 0 चाहिए। किसी भी हद तक जाएंगे तो R3 की जगह पे R3 में से माइनस करो B टाइम्स R1। बोलो क्या कहते हो, 1 को B से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर लेंगे। यस सर। इसका तुम्हें सोचना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 + a² + b² होल स्क्वायर। चेंज हमने सिर्फ R3 में किया है, तो R1 R2 सबसे पहले कॉपी करो। चलो अब यहां से b - b, तो ये हो गया 0, -a - b × 0, तो -a ही बचेगा। अच्छा, इस वाले में से देखना क्या बचेगा, इधर लिखते हैं। ये रफ पहले हटाएं, ये रफ लिखने की जरूरत है तुमको, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, चलो लिख लेना। अभी ना आराम से टाइम लेके इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। अब थर्ड एलिमेंट क्या होगा देखो, तो 1 - a² - b², इसमें से हम माइनस कर रहे हैं a का मल्टीप्लाई करके -2b, सॉरी a का नहीं b का, ये कर रहे हैं, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो R3 में से R1 रो को b से मल्टीप्लाई करके माइनस, तो ये 1 - a² - b² माइनस प्लस 2b², तो ये कितना हो गया, 1 - a² + b², ठीक ना। यस सर। अब हमको एक्सपैंड करना है किसके अलोंग, यहां देखो कलर चेंज करते हैं, इसके बाद इधर लिखते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1। चलो तो ये हो गया 1 + a² + b², इसका पावर 3, सॉरी 3 नहीं है 2 है। फिर 1 के अलोंग तो 1 और उसका डिटर्मिनेंट लिखो, ये रो और ये कॉलम कट गया, ये 4 बचे, तो 1 - a 2a 1 - a² + b²। देखते रहो, 1 + a² + b², 1 का मल्टीप्लिकेशन छोड़ दो, ब्रैकेट में हो गया 1 - a² + b² माइनस, और ये भी माइनस, तो प्लस 2a²। ये हो गया 1 + a² + b², इस ब्रैकेट में भी 1 + a² + b², तो रिजल्ट कितना आ गया, पे स्क्वायर छूट गया था यहाँ पे भी, तो ये 1 + a² + b² का पावर 3 जो हमारा RHS है। समझ में आई बात। यस सर। अभी एक अंजलि, यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ले लो, इसको आराम से कॉपी कर लो। रफ वर्क ये रहा और ये सॉल्यूशन है, कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करेंगे। 14th करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वाले MCQ हैं, तो वो कर लेना, परेशानी होगी तो अगले क्लास पे पूछ लेना। 14th में क्वेश्चन लिखते हैं पहले, तो 14th भी ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी हमको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज इन द सेंस एप्लीकेशन है, तो देखेंगे कैसे करते हैं। AB, फिर ये है b² + 1, देन CB या BC जो लिखो, फिर AC BC C² + 1। इसको क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है 1 + a² + b² + c², ये प्रूव करना है। चलो तो वो करके देख लो, रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके, कॉलम के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके काम नहीं बनेगा।
करके देख लो। सबसे पहला काम वही करना है, ठीक है। रो और कॉलम के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके देख लो, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा सर। ओके, अब सुनो मेरी बात। देखो पहली रो को गौर से देखो, या पहली कॉलम, जो मर्जी। तो रो पहली रो को थोड़ा सा देखो। पहली रो में जो सर दूसरा हम सोचे एक एलिमेंट, सेकंड, सोचना चाहोगे? सोचो, 1 सेकंड सोचते हैं। ठीक है, सोचो। इसका जो सॉल्यूशन है, पहले मैंने ऐसा क्यों सोचा है वो देखो। रो 1 की बात करो, R1 को गौर से देखो। R1 में हमारा A कॉमन है इन दोनों में, अभी सिर्फ इन दोनों में। तो अगर मैं इस वाले को A से मल्टीप्लाई कर लूं, मतलब R1 को अगर मैं A से मल्टीप्लाई कर लूं, सुनना क्या हो। सर मैं वही तो कह रहा था कि 1 को हटाने के लिए A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, हाँ मैं तो यही कह रहा था। ओके, तो आगे बताओ। A से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आप बोलो हाँ तो अब कॉमन आ जाएगा ना। क्या कॉमन आएगा, बताओ। सर A³ प्लस A कर लो, A² भी A² प्लस A में से तुम बोल रहे हो A³ कॉमन आ जाएगा। नहीं A³ अभी भी छोड़ना है, कुछ नहीं आ रहा। छोड़ो फालतू में था। नहीं, तुम फिर आगे बोलोगे कि मैंने ऐसा किया। बताओ पहले क्या सोच रहे हो। मैं तो ऐसे नहीं मैंने नहीं किया, मैंने बस इतना ही सोचा था कि कुछ कॉमन कर सकते हैं जिससे जो मेथड पहले बताया था ना वो वाला लग जाता कि माइनस हो जाता, जो -1 पे 1 दिक्कत दे रहा था वो हट जाता, बट कोई नहीं, छोड़। तो इसमें से लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। देखो वही कर पाओगे जिससे मल्टीप्लाई कियो, वही कॉमन करना पड़ेगा, फिर कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का, है ना। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। चलो अब जरा इधर से देखो, अगर हम C1 को मल्टीप्लाई करें A से, क्योंकि A इसमें से भी कॉमन है, तो एक बार ये भी देख लिया जाए। C1 को मल्टीप्लाई करें A से, तो क्या बनेगा C1, देखो जरा। A इंटू A² प्लस 1, A² B और C A², ओके। और C2 को करें B से, और इसको ऐसे करें C से C3 को। एक बार जरा करके देखते हैं। तो B से करो C2 को, AB², B इंटू B² प्लस 1 और C इंटू B²। C से करो C3 को, AC², BC², C इंटू C² प्लस 1। ये हमने कॉलम में मल्टीप्लाई किया, तीनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया A B C से। अब फर्स्ट रो को चेक करो, फर्स्ट रो में कुछ कॉमन है, A। फर्स्ट रो से A कॉमन, सेकंड रो से B कॉमन, थर्ड रो से C कॉमन। उसके बाद क्या बचेगा वो देखो। तो यहां बचेगा A² प्लस 1, यहां बचेगा B², यहां बचेगा C², यहां बचेगा A², B² प्लस 1, C², A² B² C² प्लस 1। इसके बाद तो कोई भी कर लेगा। सम चेक करो, इसके बाद हो जाएगा 1 1 1 बन जाएगा। हाँ बन गया, बिल्कुल बन गया, आराम से बन कितना इजी गया। है। तो सर ये दिमाग में कैसे आएगा जब एग्जाम कर रहे होंगे, वो तो वैसे ही टाइम पर नर्वसनेस होती बड़ी। पहले ये सोचोगे कि ये A² प्लस 1 है, सिर्फ इसके बारे में सोचो। 1 प्लस A² है मान लो, इसमें क्या मिसिंग है, B² और C² मिसिंग है। B² C² मिसिंग है, वो कहां से आएगा। अगर इस वाले को कैसे भी करके B² बना ले, या इस वाले को कैसे भी करके B² बना ले, और इस वाले को C² बना ले, तो ये तभी पॉसिबल है जब इस रो को हम B से मल्टीप्लाई करें, इस रो को C से मल्टीप्लाई करें। तो जिस A से हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो A तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A कॉमन है, ये A कॉमन है, और ये वाला A जब इसको मिल जाएगा तो वो भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस A², यहाँ बचेगा ये देखो B², यहाँ बचेगा C², तो वो बन जाएगा इस तरीके। हम ना ये रो वाले से करेंगे बाद में। करो, रो वाले से करो, तो मैं करवा दूं इसको फाइनली, क्योंकि अभी बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, सब दिमाग से कहीं निकल ना जाए। तो मैं पहले एक मेथड करके दिखा देता हूँ, फिर इसको लिख लेना, उसके बाद रो वाला करके देख लेना घर पे। होमवर्क तुम्हें वैसे भी बहुत सारे मिलेंगे आज। हर एक क्वेश्चन का एक और मेथड बता रहा हूँ मैं, उसको तुम घर पे ट्राई करके कंप्लीट कर लो। आगे देखो, तो मैं अभी इसको प्रॉपरली सॉल्व करवा देता हूँ ताकि नोट्स बन जाए। ये मैं जो भी पेंटिंग है हटा रहा हूँ, पहले जो भी मिट रहा है लिख दूंगा, रुक जाओ। चलो, तो यहां से क्या हट गया है, यहाँ पे क्या था, CA था ना, CA था। देखो
सबसे पहले मैं लिखता हूं स्टेप में मल्टीप्लाई C1 C2 एंड C3 बाई A B एंड C। आगे अभी कुछ और लिखना है, तुम बताओगे क्या लिखेंगे। इसको कर रहे हैं A से, तो A स्क्वायर B C A स्क्वायर। C1 को हमने A से मल्टीप्लाई कर लिया, C2 को B से, तो A B स्क्वायर B इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C, और C3 को C से, तो ये हो गया A C स्क्वायर B C स्क्वायर C इंटू C स्क्वायर प्लस 1। ये बैलेंस्ड है क्या? ये बैलेंस्ड है? बोलो, ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, मतलब कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अच्छा, अरे ये ये बैलेंस्ड क्या है, किया? मतलब तुम हमने- ये कह रहे हो कोई भी डिटरमिनेंट है उसमें ABC से ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड नहीं करना पड़ता है। अरे किसी कॉलम की जगह पे किसी और कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे ही। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे कर सकते नो सर, उसको डिवाइड है? 1 है, 3 है, 4 है, ये मान लो डिटरमिनेंट है, एक्स वैल्यू आती है। अब तुम पहली रो को 4 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कह रहे हो ये भी एक्स ही आएगा, ये कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। इसको 2 से डिवाइड नहीं करोगे फाइनल आंसर को? ओ, यस सर। तो ये सब छोटी छोटी बातें भूल मत जाओ, ठीक है? यही सब तो तुम्हें एग्जाम में लटका देंगे। कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड मैथमेटिकली करेक्ट स्टेप, मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, हाँ मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होंगे तो सारा मेहनत बेकार है। इसको सर। हमने मल्टीप्लाई किया है एंड डिवाइडिंग द डिटरमिनेंट, डेट लिखो इसको, डिटरमिनेंट को डेट लिखो, हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं। ओके सर। डिटरमिनेंट बाय ए बी सी। ये मत बोलना ये क्या है, डेट मतलब डिटरमिनेंट, तो इसको ए बी सी से डिवाइड भी करना है। आगे देखो, अब पहले कॉलम से ए कॉमन आ रहा है, नहीं पहले रो से देखो ए कॉमन आ रहा है, क्योंकि पहले कॉलम से कॉमन कर लोगे तो फिर वही बात हो जाएगी उल्टा। तो अब हम कॉमन लेंगे रो से ए, मैं धीरे से एक निशान बनाता हूँ छोटा सा, यहाँ देखो, ये ए हट गया, ये ए हट गया, ये ए हट गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तीनों को ऐड कर लेंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, टेकन ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। तो ए ले रहे हैं पहली रो से कॉमन, बी ले रहे हैं दूसरी रो से, और सी ले रहे हैं तीसरी रो से। एक एबीसी बैठा है ऑलरेडी, तो यहां से बच गया ए स्क्वायर प्लस 1, ये बच गया बी स्क्वायर, ये बच गया सी स्क्वायर, यहां से बच गया ए स्क्वायर, ये बच गया बी स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या बच गया, सी स्क्वायर, यहां से बच गया ए स्क्वायर, ये बच गया बी स्क्वायर, ये बच गया सी स्क्वायर प्लस 1, ये तो कट गया। अब कॉलम के सारे एलिमेंट ऐड करो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके भी सारे एलिमेंट सम करो। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो हम पीछे कर रहे थे ना, तीनों एलिमेंट्स ऐड करके देखने वाला, वो बन गया है। यस और नो? यप। तो इसके बाद तो आई डोंट थिंक कोई चैलेंज आने वाला है, मैं फिर भी लिख देता हूँ। हाँ, तुम्हें करना है वैसे भी। तो इसके बाद देखो, रो के सारे एलिमेंट ऐड करके सेम आ रहा है, तुमको कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो रिजल्ट मैं बस लिख देता हूँ, ये क्या आएगा, C1 के सारे एलिमेंट चेंज होंगे, सबसे पहले C2 C3 ये सब ऐसे लिख दो। अब देखो C1 में क्या मिलेगा, इन तीनों का सम कितना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी, यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये कर लोगे कॉमन, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन कर लिया, ये बचा 1 1 1,
इसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? कॉपी करना स्टार्ट कर दो और रिजल्ट लेके आओ, फिर मुझे इन्फॉर्म करो, हम चलते हैं आगे। ओके 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम मिल रहा है, करो जल्दी से। मैंने दो स्टेप साथ में किए हैं। मैंने सबसे पहले ये सेकंड वाले को 0 किया है और फिर थर्ड वाले को 0 किया है। ओके, तो फिर हाँ। 1 - 1 क्यों बोल रहे थे? 1 - 1 डिटरमिनेंट की वजह से। बिकॉज मैंने ना सॉल्व एक्चुअली ये दोनों को, यहाँ पे भी 0 आ रहा था, यहाँ 0 आ रहा था और इधर भी 0 आ रहा है, तो मैंने आई थिंक सॉल्व इन दोनों को या किसी एक को किया है, इन दोनों में से पता नहीं, फिर -1 आया मेरा। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, स्टार्ट में बताया था, एक बार फिर से सुनो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मान लिया तुमने ये तीनों रोज में ऐसे मिल गया है, या तीनों मतलब कॉलम में इस तरह से मिल गया है, कोई भी कॉलम, तो उसके बाद 99% हम क्या कोशिश करते हैं, इन दोनों को 0 करना और इन दोनों को 0 करना, क्योंकि इसमें माइनस का चक्कर नहीं होता है। तुम्हें पता होगा ये प्लस माइनस प्लस कोफैक्टर का जो कोएफिशिएंट होता है वो इस वाले के अकॉर्डिंग क्या होता है, -1 to the power 1 + 2 3, इसमें होता है -1 का पावर 4, इसमें होता है -1 का पावर 2, ये माइनस रिजल्ट देते हैं, तो इसको हटा दो, 0 के साथ वो हट जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये भी उसी तरीके से आगे हम अभी एडजॉइंट पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, शायद आज पढ़ ले या ना पढ़ ले, तो एडजॉइंट जब निकालेंगे ना तो वहां तुम्हें ये रूल बताऊंगा मैं। ये रूल होता है, जो कोफैक्टर निकालते हो ना, जैसे हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर अगर निकालें कोफैक्टर, तो उसका ये कोएफिशिएंट बनता है। तो मेरा आ गया। ये A11 का है, ओके, ये A12 का है, ये A13 का है, ये सिर्फ कोफैक्टर है, उसका कोएफिशिएंट। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ी देर बताऊंगा। एडजॉइंट जब निकालेंगे तो जो कोफैक्टर होते हैं ना उसके कोएफिशिएंट ऐसे होते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि माइनस वालों के चक्कर में ना पड़े। तो अगर मान लो तुमको पहली कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करना चाहते हो, पहले कॉलम के अलोंग, तो बेटर क्या रहेगा, 2 ही रास्ते हैं, या तो ऊपर वाले दोनों 0 कर लो, इसको 1 रख लो क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके अलोंग एक्सपैंड करने पे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमको बस डिटरमिनेंट की साइन को संभालना है। या फिर ये पहला रास्ता, या फिर पहले वाले को 1 रखो और लास्ट के दोनों को 0 कर लो, मतलब इस वाले को खा जाओ, बस ये है। ओके ऐसा ना हो हाँ, कि फिर वो -1 वाला चक्कर नहीं रहेगा। ऐसा ना हो कि तुमने ये 0 कर लिया, ये 0 कर लिया, ये 1 अभी बैठा है, तो फिर इसके आगे एक माइनस एडिशनल, उसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो ये शायद तुमको एग्जाम टाइम पे ये माइनस याद ना रहे, शायद। हाँ ध्यान रखना। जितनी भी बुक देखोगे ना एनसीईआरटी, तो मतलब बहुत बढ़िया है ही, RS अग्रवाल, RD शर्मा, जितनी भी बुक्स देखोगे उसमें इन्हीं दोनों को 0 करे हो या इन दोनों को 0 करे होगा। ये बच्चों के माइंड में आ सकता है कि बार बार उसी को क्यों 0 कर रहा है, तो यही उसका रीजन है, माइनस का चक्कर में नहीं पड़ना उसको। ओके सर। तो सबका हो गया 14 तक। यस सर। अब देखो एक्सरसाइज में जो बाकी क्वेश्चंस हैं 15 16 वो MCQ है, उनको ट्राई करोगे, ट्राई ऑन योर ओन। MCQ है, कोशिश करना, नहीं होता है तो अगली क्लास पे मैं बता दूंगा। अब क्या करने जा रहे हैं हम, 4.3 के लिए जो कॉन्सेप्ट्स है वो सीखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 4.2 कंप्लीट हो गया है, अब हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद हम 4.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो 4.3 ज्यादा बड़ी नहीं है, 4.3 बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, हमको इसको खत्म करना है आज ही। अब देखो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 4.3, समझो। इस 4.3 में पहले कुछ बेसिक बातें कर लें जो 10th में 11th में हमने पढ़ रखा है। 2 ही पॉइंट है, 2 ही टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट, और टॉपिक नंबर 2 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं तुम्हें एडिशनली बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग डिटरमिनेंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा, हमको उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यूजिंग डिटरमिनेंट। तो देखो बहुत इजी टॉपिक है, 2 ही
टॉपिक है 4.3 से सर इसकी पहले। जरूरत क्या है वैसे डिटर्मिनेंट वाया लिखने की? डिटर्मिनेंट वाया लिखने की एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेंट यहाँ भी यूज होता है। अलग बात है बहुत टाइम लगता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, बट कोई चीज अगर बन गई है तो वो क्या और चीजों में एप्लीकेबल है कि नहीं, तो उसके लिए है ये। अच्छा, मतलब वैसे कोई यूज नहीं होता था। क्यों? अगर ट्रायंगल कोलिनियर है तो फिर इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। डिटर्मिनेंट को 0 करो और सीधा एलिमेंट्स को 0 करके एक रो से एक्सपैंड करो, अननोन की वैल्यू फाइंड करो। अगर ट्रायंगल कोलिनियर है तो ये बहुत अच्छा काम करता है, समझे? तो आगे इसका बहुत एप्लीकेशन है, ऐसी बात नहीं है। ओके सर। चलो तो ये हाँ, तो इन दोनों टॉपिक्स को समझ लेते हैं पहले, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे और अगली क्लास में हम 4.4 से कंटिन्यू करेंगे। चलो देखो यहाँ पे, इनको समझ लो, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। पहला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। क्लास 10th में पढ़े थे इस फॉर्मूले को, क्लास 10th में पढ़े थे। ये ट्रायंगल मान लिया एबीसी है। एबीसी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता रहेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो 10th का जो फॉर्मूला था एरिया ट्रायंगल एबीसी, इसकी वैल्यू होती थी 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आई होप सबको याद होगा। यस सर। अब इसको इसमें मॉड भी लगाते थे ना? हाँ वेरी गुड, मॉड भी हाँ, वो नेगेटिव आ जाता है मॉड तो लगा नहीं रहा हूं तक तुम समझोगे डिटर्मिनेंट तो नहीं है, ये मॉड है, ठीक है। मॉड के बिना ये फॉर्मूला बेकार है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, मॉड होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो अब देखो इस फॉर्मूले को हम डिटर्मिनेंट के थ्रू कैसे लिख सकते हैं। एरिया को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट का आउटकम भी डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कैसे लिखोगे, पहले मैं डिटर्मिनेंट लिखते कैसे हैं वो समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे x1 x2 x3, अगर मैं इनको फर्स्ट रो में फिल करूं, यहाँ देखो x1 x2 x3, तो x1 के लिए y2 माइनस y3 है ना, देखते रहना बस। यहां लिख दिया y1 y2 y3। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स अगर 1 नहीं रखेंगे तो y2 माइनस y3 नहीं आएगा, तो यहाँ डाल दिया 1। एक बार जरा चेक करो आगे हाफ लगा के, नो डाउट x1 के अलोंग अगर इसको ब्रेक करो, हाफ एज इट इज छोड़ दो, पहली रो के अलोंग ब्रेक करो, तो ये क्या बनेगा, y2 माइनस y3 बनेगा। यस सर। इसका कोफैक्टर माइनस होता है, तो माइनस x2, इसके अलोंग जब ब्रेक करोगे तो ये कट जाएगा y1 माइनस y3, और x3 के अलोंग जब ब्रेक करोगे तो ये बनेगा y1 माइनस y2। अब तुम ये कहोगे कि बीच में माइनस क्यों आ रहा है, तो वो भी ये भी बताते हैं। ये देखो x1 y2 माइनस y3, अंदर देखो ये y3 माइनस y1 था, ये y1 माइनस y3, इसीलिए माइनस आ रहा है। अब यहां से करो माइनस कॉमन, वो आगे वाले माइनस को प्लस कर दिया, तो x2 और इनका साइन चेंज हो गया, और x3 इंटू y1 माइनस y2, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट के थ्रू वैल्यू फाइंड करना। तो हमने सीखा क्या, ट्रायंगल में अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हों x1 y1, अच्छा यहाँ पे x3 y3 है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया है। मैं इधर कहीं लिख दूं, ये फॉर्मूला वैसे काफी है, तो इससे हम ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया निकाल सकते हैं। माइंड में ये ना आए कि हमने सारे कोऑर्डिनेट्स यूज किए हैं कि नहीं। देखो x1 x2 x3 सारे यूज कर लिए फर्स्ट रो में, y1 y2 y3 सारे यूज कर लिए सेकंड रो में, और नीचे वाले को 1 1 1 लिख दिया, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस फॉर्मूले के लिए वो भी लिखेंगे, पहले समझ लो नोट करके। देखो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो डिटर्मिनेंट से जो बाहर आएगा ना, वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू समझते हो, पॉजिटिव वैल्यू,
ऑफ द डिटर्मिनेंट while calculating the area। राइटिंग पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? सर पढ़ पा रहे। यस सर। हाँ, थोड़ी सी राइटिंग मेरी ना खराब हो गई है। मेरे बोर्ड पे राइटिंग बहुत अच्छी थी, यहाँ पे ना इतना स्लिपरी सरफेस है ये। ओके, नंबर 2 देखो, कई बार क्या होता है, हमें कुछ अननोन फाइंड करने होते हैं। एरिया दे दिया होता है, जैसे मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ही तुमको दिखाऊं, अगर ए का कोऑर्डिनेट रैंडम है, मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, 3, बी का कोऑर्डिनेट कुछ भी -2, 5, सी का कोऑर्डिनेट मान लिया k और 1, और इसने बोल दिया इस ट्रायंगल का एरिया है 10, k की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या करोगे, यहाँ हाफ लगा लिया, x1 x2 x3 ये सारी वैल्यूज पुट कर लिए, x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3 1 1 1, और इसकी वैल्यू क्या रखोगे, 10 10 नहीं रखोगे, इसकी वैल्यू प्लस माइनस रखोगे। यही चीज मुझे बतानी थी कि जब भी एरिया दिया हो और अननोन हो, ये कुछ भी अननोन हो क्वेश्चन में, एबीसी का कोई भी वर्टेक्स कोई भी कोऑर्डिनेट कुछ भी अननोन हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस साइन लेना है, क्योंकि अंदर नेगेटिव भी आए तो भी हमको 10 मिलेगा। कहने का मतलब अंदर अगर -10 भी मिल जाए तो भी हम बाहर 10 लिखेंगे, और +10 मिल जाए तो 10 लिखेंगे ही। तो एरिया 10 आया हो लेकिन अंदर की वैल्यू माइनस भी हो सकती थी, पॉजिटिव भी हो सकती थी। क्लियर कि नहीं, बोलो? यस सर। अंदर की वैल्यू -10 भी हो सकती थी ना, एरिया भले उसको 10 मिला हो लेकिन अंदर की वैल्यू तो -10 भी हो सकती थी। यस सर। और पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव लिखेंगे, नो डाउट। तो इसीलिए जब भी इस सिचुएशन में आओगे कि एरिया तुमको गिवन है और कोऑर्डिनेट्स में कोई भी पॉइंट अननोन है, तो एरिया को हमेशा प्लस माइनस साइन दोनों यूज करनी है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट, देखो थर्ड पॉइंट में हम कोलिनियरिटी को भी समझ लेते हैं। अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो क्या होगा, इफ ए बी एंड सी, वही 3 पॉइंट्स वर्टिसेस वाले, आर कोलिनियर, अगर इसने बोल दिया वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देन एरिया ट्रायंगल ए बी सी, जिसको हम तब से डेल्टा बोल रहे हैं, वो 0 हो जाएगा। तो ये वाला भी कई बार यूज करते हैं अननोन पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसमें एरिया दिया होता है। और इस वाले में क्या करते हो, हाफ लिखते हो, आगे डिटर्मिनेंट में वैल्यू डालते हो, यहाँ पे 0 लिखते हो, यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है बस, और यहाँ से अननोन फाइंड कर लेते हो। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है तो प्लस माइनस लिखना पड़ता है, लेकिन अगर 0 है तो प्लस माइनस कुछ होता नहीं है उसके साथ, तो सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ये 1 मार्कर क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं, एरिया को 0 करके। अच्छा, यही जो थर्ड पॉइंट है ना, ये हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने में। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी is used to find the equation of straight line। यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। कैसे होता है वो भी यहां देख लो, छोटा सा है वो, तो इतना करके फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। यहां देखो, मान लिया इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। तो एक पॉइंट मान लिया ए, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और b दे दिया x2 y2। 2 पॉइंट दे दिया हमको, ए बी लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो क्या करोगे, एक रैंडम पॉइंट अज्यूम करो, अज्यूम अ रैंडम पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट मान लिया x, y है, बट मुझे h, k लेना चाहिए क्योंकि इस पॉइंट का हम लोकस फाइंड कर रहे हैं। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k हो गया। अज्यूम अ पॉइंट p which lies on line AB। अब इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो देखो, ये पॉइंट अगर हमने A और B के लाइन ज्वाइनिंग पे अज्यूम कर लिया है, ये पॉइंट B है, तो एरिया ट्रायंगल AP भी 0 होना चाहिए। यस और नो?
यस सर। Yes, sir. So एरिया ट्रायंगल APB मस्ट बी 0। इसका मतलब चलो तो पहले A का कोऑर्डिनेट सारे x लिख दो, x1 x2 और h, फिर y1 y2 h 1 1 1, ये हो गया। इसको 0 के इक्वल कर लो और इससे जो इक्वेशन आएगी वो h और k में आएगी। तो थोड़ा सा एरर किया, ये सर h नीचे के होगा ना? वेरी गुड, k होगा। ये जो होगी वो h और k में आएगा। अब इसके बाद देखो ऊपर यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, AH प्लस BK प्लस C इक्वल टू 0। यस और नो बोलो, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब इसको क्या करोगे, नाउ रिप्लेस H को X से एंड K को Y से, तो तुम्हारा AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ये होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। सर ये x1 आना, a की जगह x1 है क्या? A की जगह x1 क्या मतलब? हाँ, x1 y1। तो ये a b c कहाँ से आया? कौन कौन सा? ऊपर वाले में a b c, तो लाइक हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं ना, ये डिटर्मिनेंट में a b c तो है ही नहीं। अरे इसको जब सॉल्व करोगे तो h का कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ तो होगा, k का अच्छा कोएफिशिएंट। ओके ओके। अच्छा h and k इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट वेरिएबल। लाइन जनरल फॉर्म ax plus by plus c इक्वल टू 0। ओके। परेशानी हो तो बोलो, उसको मैं अलग से कराऊं, इसमें बहुत घिचपिच हो गया हो कहीं। अभी बोलो, ये अलग से करें इसको? नहीं मतलब आ गया अब समझ, कोई एग्जांपल क्वेश्चन लेके तो वो जो वो तो ज्यादा करेंगे, अच्छा है। तो करेंगे। तुम लोगों को समझ आया बस ये फिर बताओ, ठीक है। ऐश्वर्या अंजलि, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आई एम। सर आ गया। ठीक है, तो इतना लिख लो, इतना लिख लो पहले। ठीक है, तो चलते हैं 4.3 एक्सरसाइज पे, एक दो क्वेश्चन करते हैं सिंपल सिंपल। बस एक एक्सरसाइज 4.3, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। कितने क्वेश्चन है पहले बोले? MCU मिला क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3, अरे अरे 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स हैं, कोई पार्ट करवाना है तो बताओ। कर लेंगे। सर ये तो कुछ नहीं है, लाइक पॉइंट ही तो डालना ना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2, अरे छोटा सा एक्सरसाइज है यार। सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। 2 भी हो ही जाएगा। हाँ 2 भी हो जाएगा, वैल्यू बस डाल देना और उसको 0 प्रूफ कर देना, हाँ डिटरमिनेंट की सर। वैल्यू 0 प्रूफ कर देना। थर्ड में देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है, मैं थर्ड का एक बस तुमको लिख के दिखा देता हूँ। सर इसमें प्लस माइनस हाँ प्लस माइनस 4 यूज करना है। तो पहले x के सारे कोऑर्डिनेट्स k 4 0, फिर y के सारे कोऑर्डिनेट्स और उसके बाद 1 1 1। किसके अलोंग एक्सपैंड करोगे? इस वाले के अलोंग, ठीक है ना? यस सर। यस सर। और देखो सर इस एक बार वाले में क्या, रिपीट कर देना, आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा थर्ड का फर्स्ट पार्ट k 0 4 0 0 2, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो पहले x1 x2 x3 ऊपर रो में डाल दिया, फर्स्ट रो में, फिर y1 y2 y3 ये यहाँ पे डाल दिया और नीचे 1 1 1 लिख दिया। फॉर्मूला याद है ना? x1 हाँ फिर k की वैल्यू निकालनी है ना, हो जाएगा। और इसकी जगह पे क्या लिखोगे? प्लस माइनस 4, बस दो केस में करके k की दो वैल्यूज आ मॉड है। हाँ क्योंकि मॉड है इसलिए, मॉड नहीं प्लस माइनस 4 ये डिटरमिनेंट है। नहीं मतलब determinant एरिया जो- पॉजिटिव होता है ना हमेशा, लाइक आंसर नेगेटिव दो में भी केस आ में सकता है लेकिन k का। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाऊं करके? 4 का एक पार्ट कोई भी करवा लो। सर इसका कर दो। फर्स्ट वाला फर्स्ट, तो ये देखो फोर्थ का फर्स्ट, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 1 2, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है 3 6। अब क्या करो, सी का कोऑर्डिनेट डिटरमिनेंट बन गया। हाँ सी का कोऑर्डिनेट x y ही ले लो, ठीक है। तो ये हो गया 1 3 h मतलब 2 2 6 y 6 y 1 1 1। और इसमें 0 0 मन नहीं करना है, ठीक है? 2 जीरोस करने की जरूरत नहीं है। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज हो तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर लो। तो यहाँ पे ये नहीं कि अब C1 में से C2 माइनस करेंगे, वो सब मत करना, ठीक है?
एक्सपैंड Okay. डायरेक्टली, वो तब करना है जब प्रूविंग करना है। वो जब लाइक प्रॉपर्टीज पूछा हो ना कि हाँ। प्रॉपर्टीज से एक्सपैंड करो। एक्सपैंड डायरेक्टली, ठीक है, सीधा एक्सपैंड करो, खत्म करो कहानी। तो कोशिश ये करनी है कि पहले के अलॉन्ग ही करो, सब तो इजी ही है। तो 1 के साथ क्या होगा, 6 माइनस वाई, ये माइनस होता है, तो -3 इंटू 2 माइनस वाई, और x के कोएफिशिएंट क्या क्या होंगे, 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2y। समझ में तो आ रहा है ना, मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ। सर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। तो ये हो गया, देखो माइनस का 4x, सर प्लस 3y नहीं होना चाहिए? अरे हाँ, प्लस 3y क्यों, -3, अच्छा आपने, हाँ नहीं, -3 इंटू -y। -3, अच्छा ये कहाँ रे, ये वाला, अच्छा ये, हाँ 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 माइनस। तो ये माइनस का 4x, और क्या बात कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लें, बाकी सब देख लियो, ठीक है ना। हाँ बाकी में कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया प्लस का 2, और ये 0 हो गया, आंसर हो गया 0। तो इसको माइनस हटा लो, 2 का टेबल भी पढ़ लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया आंसर। ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, हाँ नो के। तो ये ओरिजिन से पास करेगी। फोर्थ का सेकंड पार्ट भी कर लोगे, फिफ्थ तो आराम से कर लोगे। देखो के की 2 वैल्यूज लिखा है वो, क्योंकि प्लस माइनस 35 लेगा। 4.4 नहीं 4.3 था, ये 4.3 कंप्लीट कर लेना। 4.4 था ये क्या? ये 4 पॉइंट, हाँ पता नहीं, और उसके नीचे 4.5 है ना? रुको रुको, ये 4 पॉइंट, हाँ ये 4.3 था। हाँ सर 4. 4.3 कर लेना कंप्लीट। 4.4 का कांसेप्ट बता दूं या अगली क्लास पे करें? सर ये तो बताया नहीं था आपने माइनस वाला। माइनर्स कोफैक्टर्स तो हम पढ़ चुके हैं, वैसे ही मैंने बोला था कि बुक में बाद में है, बट मैं पहले ही पढ़ हाँ आप पहले ही करा रहे हो। यस तो एक काम करो, इसमें कुछ बचा नहीं है एक्सप्लेन करने वाला, सीधा हम एक्सरसाइज में चलते हैं। माइनर्स और एक बार थोड़ा सा कोफैक्टर्स, रिवाइज करा देना। अच्छा माइनर्स और कोफैक्टर्स, ठीक है, हाँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, हाँ ठीक है, सही बात है। देखो पहले देखो माइनर क्या होता है, ये वैसे कॉपी पे लिखा हुआ है सारा। तो एक मैट्रिक्स, एक डिटरमिनेंट कंसीडर करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, फिर A31, A32 और A33। माइनर के लिए क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। माइनर को डिफाइंड कैसे करते हैं, तो माइनर मान लिया हमने I और J का निकालना है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें कोई भी एलिमेंट हो, A I J ये वाला एलिमेंट हो, इसका माइनर होगा M I J, और इसका कोफैक्टर कैसे होगा, तो A I J, कैपिटल A I J, ये होता है माइनर और ये होता है कोफैक्टर। M से माइनर और A से कोफैक्टर। अब निकालते कैसे हैं दोनों, वो देखो। मान लिया हमको A12 का माइनर चाहिए, माइनर ऑफ A12, तो कैसे लिखते हो, M12। देखो कैसे निकालते हैं, M12 कौन सा एलिमेंट है, मतलब A12 कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये रहा, ये रहा। इसका माइनर निकालने के लिए इस रो को, इस कॉलम को डिलीट कर दो, और जो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बच गया उसको बस सॉल्व कर लो, वही आंसर है। तो ये बन गया A21 A33 माइनस A23 A31, ये हो गया M12। मतलब इस एलिमेंट का माइनर क्या हो गया, ये हो गया। बोलो ठीक है। यस सर। सारे एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, टोटल 9 माइनर्स निकाल सकते हैं। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो A मान लो हमको निकालना है किसका, A12 का, ये लिखेंगे A12। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है -1 to the power I plus J into माइनर ऑफ IJ। कोफैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है। चलो निकालते हैं। तो 1 2 इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, तो -1 का पावर 1 + 2, इसी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं, तो -1 का पावर 1 + 2 और माइनर ऑफ IJ, तो ये बन गया -1, इसका माइनर हमने थोड़ी देर पहले निकाला है
A21 A33 माइनस A23 A31। जब ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये A23 इंटू A31 माइनस A21 A33, ये आंसर। ये बन गया क्लियर हो कोफैक्टर, गया। ये कोफैक्टर है और ये वाला हमारा माइनर है। समझ आ गई बात? यस सर। लिख लो ये माइनर है और ये हमारा कोफैक्टर है, लिख लो जल्दी से। मीटिंग होगा सर लिख लिया। सर, ये तो लिखवाई थी। रिवीजन टाइप का हो गया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। कोफैक्टर निकालने में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनर में तो सीधा उस एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट कर दो और बाकी बचे एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो अगर 3x3 का हमारा डिटर्मिनेंट है तो माइनर निकालते में हमको 2x2 मिलता है। एक रो एक कॉलम डिलीट हो जाती है, जो रिमेनिंग होती है इससे एक कम, इससे एक कम। इसको सॉल्व करना हमको बहुत अच्छे से आता है। सर हमने डिटर्मिनेंट निकालते हुए तो कोफैक्टर्स का यूज किया था। हाँ, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हो। तो वेरी एनसीईआरटी में गुड। बाद में क्यों है फिर, अगर डिटर्मिनेंट निकालना फर्स्ट एक्सरसाइज में? तो वो सारे एलिमेंट का माइनर माइनर निकालेंगे या पता नहीं क्या करेंगे, आई डोंट नो। हाँ सही कह रहे हो, उसको पहले होना चाहिए था, हाँ बट आई थिंक उन्होंने ये फॉर्मूला यूज किया है पहले। ओके ये फॉर्मूला उन्होंने यूज किया है, मैंने देखा नहीं डिटेल में, तो एक बार देख लेना क्या है। ओके चले आगे फिर। चलो। तो 4.4 भी कर लेना, वो भी देखो, उसमें भी कुछ है नहीं, माइनर और कोफैक्टर निकालना है। एडजॉइंट ना हो बस, एडजॉइंट मेरे ख्याल में 5th एक्सरसाइज में है जब इनवर्स निकालने की बात होगी। माइनर कोफैक्टर क्वेश्चन नंबर 1 देखते रहना, ठीक है। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट, ये कर लेना। कोफैक्टर है, निकाल लेना। कोफैक्टर ऑफ थर्ड एलिमेंट कर लोगे, यहाँ तक कर ठीक लोगे। है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट। कौन सा? अच्छा, इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द इसके सेकंड अलावा, रो। इसके अलावा, इसके अलावा, है ना। तो मतलब हम A21 और A22 और A31 A23 ऐसे लिखोगे, सबका निकालेंगे। 2 इंटू कोफैक्टर 21 प्लस 0 इंटू कोफैक्टर 22 प्लस 1 इंटू कोफैक्टर 23, ये कर लेना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। सर ये 2 और 0 और 1 ये क्यों किया हमने? अरे इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का फॉर्मूला aij इनटू aij, इस तरीके से, और इसका सिग्मा भी है। हाँ आपने बताया था। तो सारे एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मतलब साथ साथ मल्टीप्लाई करके और ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कोएफिशिएंट है ना कोफैक्टर में, ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो वही है, इसके अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करो, इसमें थर्ड, इसके अलोंग एक्सपैंड करो। थर्ड कॉलम बोला है, हाँ तो इस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करो, तो ये वही बात है। बोलो कर लोगे? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, होमवर्क काफी लंबा मिल गया। 4.2 में जो आज क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे का एक बार रिवीजन करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने हैं। उसके बाद 4.2 कंप्लीट, 4.3 विद एग्जाम्पल्स और 4.4 विद एग्जाम्पल्स, इतना कर लेना। अब अगली क्लास हमारी जब है, कब है? वेडनेसडे, 2 घंटे की क्लास उस दिन भी होगी। तो हम कोशिश करेंगे डिटर्मिनेंट खत्म कर लें मिससेलेनियस के पहले तक। तो अभी 2 चीजें बाकी हैं मेन इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट है, इनवर्स है, दोनों एक ही में मान लेते हैं। तो 4.5 का जो कॉन्सेप्ट है वो एडजॉइंट एंड इनवर्स दोनों चीजें एक साथ सीख लेंगे। 4.6 में हम इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। वैसे तो वो भी 2 तरीके का होता है, होमोजेनियस अलग होता है, नॉन होमोजेनियस अलग होता है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ नॉन होमोजेनियस है, होमोजेनियस नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूंगा। हाँ बताओ। तो ये हम कर लेंगे अगली क्लास पे वेडनेसडे तक, और फ्राइडे को इसकी मिससेलेनियस खत्म कर लेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक हो जाएगा ओके। अगले वीक से हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब कैलकुलस। तो कैलकुलस में फिर वापस आएंगे। हमारा अलजेब्रा पूरा हो जाएगा, रिलेशन फंक्शन पूरा हो जाएगा। अलजेब्रा 35 का है, तो उसमें से हमने एओडी कर लिया रहेगा, और बुक 1 हमारी कंप्लीट होगी रहेगी। ये बुक 1 है पूरा,
कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हमारी बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो अगले वीक में फ्राइडे तक हम बुक 1 पूरा खत्म कर लेंगे, जिसको अज्यूम कर सकते हैं 50% सिलेबस, बट मेरे अकॉर्डिंग 40% ही है, क्योंकि बुक 2 में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बिल्कुल देखी ही नहीं है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें, तो वो और इंटरेस्टिंग होगा बुक 2। ओके, ओके सर। ये सारा होमवर्क यहाँ तक 4.4 तक, ये सारा होमवर्क अच्छे से करना, और जो भी डाउट्स होते हैं उसको कलेक्ट करना। कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप पे भी पोस्ट कर दिया करो, तुम लोग ग्रुप पे क्वेश्चन नहीं डालते हो, तो कोई क्वेश्चन हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो ग्रुप पे पोस्ट किया करो और एक दूसरे की हेल्प किया करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे 7 to 9 वेडनेसडे, ठीक? 7 to 9 मीन 7:20 to 9:20, ओके सर। ठीक है? तो मिलते हैं वेडनेसडे, चलो टेक केयर।